हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमारी क्या क्या बातें हो गई थी, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था। तो हमने पहली क्लास में देखा था कि संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में देखा था। दूसरी क्लास में हमने देखा था प्रस्तावना के बारे में हमने सारी चीजें देख ली थी। अभी हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, का नाम है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। सारी चीजें पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट की हुई है, सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी। पूरा पॉलिटी कंप्लीट आपको थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मौलिक अधिकार, ऑल सेट, सब तैयार हो? ठीक है, करते हैं। मौलिक क्या अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, यही मौलिक क्यों है? मौलिक इन्हें क्यों कहा गया? उसका रीजन छुपा है तीन बातों में। कौन कौन सी तीन बातें? एक तो इन्हें न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण प्राप्त, एक बात समझ में आई कि न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि इनका स्थान संविधान में है, संविधान में लिखित है, संविधान में लिखित। और तीसरी बात क्या? ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। ठीक है, इस बात को भी देख लेते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक, क्या? सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक। तो ये मूल क्यों है, समझ लगा? अभी तीनों बातों का मतलब समझते हैं। न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं न्याय के लिए। दूसरा, इन्हें संविधान में इनका विशेष स्थान है, इन्हें संविधान में लिखा गया है। जैसे भाग 3 में इन्हें जगह दी गई है। कौन से में? भाग 3 में। दूसरा, अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, शोषण से छुटकारा मिलेगा, ये सब मूल अधिकार मिलेंगे तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए ये मूल है, इसलिए इन्हें मौलिक कहा गया है। यहां तक की बात समझ में आई कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात हम आगे देखते हैं। चलिए, कुछ मौलिक अधिकार के बारे में कुछ फैक्ट वाली चीजें हम देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, कुछ पृष्ठभूमि जानते हैं मौलिक अधिकार की। ठीक है, सबसे पहले 1215 में क्या? ब्रिटेन के राजा ने एक मौलिक अधिकारों का हस्ताक्षरित पत्र दिया, जिसे क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, यहीं से मूल अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस और अमेरिका का ने फंडामेंटल राइट जनता को दिए। समझ में यहां तक बात? भारत में 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा
पेश की गई थी उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई। क्या? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। यहां तक की बातें समझ आई? ठीक है, आगे देखते हैं हम। 1930 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग। तो हमने ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जो मूल अधिकारों की हमने देखी। क्या देखा अभी तक? कि मूल अधिकार मूल क्यों है, उनके लिए हमने 3 बातें देखी। उसके बाद हमने देखी मौलिक अधिकारों की कुछ पृष्ठभूमि देखी। साथ के साथ आप लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें, अन्यथा थ्रोन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने देखा कि 1213 में ब्रिटेन के राजा ने एक हस्ताक्षरित पत्र दिया जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया, और ये मूल अधिकार का पहला लिखित दस्तावेज था। उसके बाद फ्रांस और अमेरिका ने भी अपनी जनता को मूल अधिकार दिए। भारत के संदर्भ में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई, और 1930 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। यहां तक की बातें क्लियर है? सारे तथ्य आपको ऐसे कैसे क्रम वाइज याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। अभी देखते हैं आगे हम नेक्स्ट। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या? संविधान का। अभी आपने देखा मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 3 भाग। कौन से भाग में? भाग 3 में। याद रहनी चाहिए आपको बात कि संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं और भाग 3 में है। के बाद हम नेक्स्ट जो बात देखते हैं वो ये है कि कितने से कितने अनुच्छेद तक है। कितने से कितने अनुच्छेद तक है? 12 से 35। कितने तक? 12 से 35 तक। यहां तक की बातें सबको याद? उसके बाद जो नेक्स्ट बात हमें देखनी है वो न्यायोचित। न्यायोचित है मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, न्यायोचित, और इन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है। क्या? विशेष संरक्षण। यहां तक की बातें समझ में आई? किसी को कोई समस्या? कैसे भी मूल अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भाग 3 में है। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच? 12 से, यही याद करनी है सारी चीज, 12 से 35 के बीच। बोलो मेरे साथ, 12 से 35 के बीच न्यायोचित है मतलब इनके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, इन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, यहां तक की बात खत्म। आगे देखते हैं कितने प्रकार के, मतलब कितने हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, पर अभी मूल रूप से कितने? 7। मूल रूप से कितने? 7 फंडामेंटल राइट। ठीक है, वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कितने?
6 मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार कहाँ गया, देखते हैं। एक मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन, क्या 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। कौन सा मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, क्या संपत्ति का अधिकार। अभी स्थिति क्या है, पहले कहा था 19, 1 और 31, इन अनुच्छेद में मूल संपत्ति का अधिकार था और ये मौलिक अधिकार था। अभी वर्तमान स्थिति, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद होना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति जो है अनुच्छेद 300, कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो 6। मूल रूप से कितने थे, 7। पहले 7, एक का क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे कानून अधिकार बना दिया गया। इसकी स्थिति पहले 19, 1 और 31 अनुच्छेद में थी और अभी वर्तमान स्थिति 300 क में कानूनी अधिकार रूप में डाल दिया गया। यहां तक की बात समझ आई, किसी को कोई दिक्कत, सारी चीजें याद हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने मूल अधिकार है अभी टोटल, मूल अधिकार अभी कितने बचे, बोलो, आपको अभी बताया कितने, 6, ठीक है। कितने मूल अधिकार बचे, 6। पहला 3 से वाले हैं, से एक साथ लिख लेंगे, याद रहेगा। समानता का अधिकार, क्या समानता का अधिकार, आपको पूरा लिखना अधिकार है ना, समानता का अधिकार। यहां तक बात समझ में आई, कहां से कहां तक, एक मिनट ये रहने दो अनुच्छेद, पहले देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहां तक बात समझ में आई। आगे नेक्स्ट कौन सा है, अभी देख, समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद 14 से 18, यहां तक बात समझ में आई। आगे स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 3 अभी हमने मूल अधिकार कितने हैं, 6, 3 हमने देखे कौन कौन से, से वाले, ठीक है, लाइन से याद रखना। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, यहां तक हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा, नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कितने अनुच्छेद तक, 25 से, याद हुआ कितने तक, 25 से 28 तक, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां, क्या शिक्षा और
सांस्कृतिक अधिकार, क्या? शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? आगे देखो कौन सा है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। 31 में कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। अभी क्या व्यवस्था है? कानूनी अधिकार है 301 के तहत। ये बात याद है सबको? ठीक है। उसके बाद हम लास्ट देखते हैं कौन सा, 6, यहां पे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद, ठीक है। अभी 6 के 6 मूल अधिकार आपके सामने हैं, एक एक मूल अधिकार आपके सामने है। पहले 3 सह वाले याद करने। कौन कौन से? समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था अपना, बताओ कौन सा था? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। कहां से कहां तक था? 14 से 18। अभी आप पूछोगे सर आपने तो 12 से 35 तक बताया था, तो 12 और 13 कहां गया? तो एक बार हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को छोड़ते हैं एक बार, है ना। एक मिनट, अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में लिखा है कि मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य होंगी। मतलब संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद कोई भी विधि है, कोई भी कानून है जो मूल अधिकारों से मिसमैच होता है, वो उसको निरस्त घोषित कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये बात है, लिख लीजिए। मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य होंगी। क्या? असंगत विधियां शून्य होंगी। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। तो पहला अधिकार कौन सा था? समानता का अधिकार। चौदह से कितना? 18। याद हो जानी चाहिए एग्जैक्ट आपको, 14 से 18, 14 से 18, 14 से 18, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या देखिए, अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 बातें बताई गई है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और दूसरी क्या बात बताई गई है? विधियों का समान संरक्षण। ये बातें आपको बताई गई है। आपको बात इतनी ही ध्यान रखनी है कि विधि के समक्ष समता ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। कौन सा? ब्रिटिश अवधारणा, और ये अमेरिकी अवधारणा है।
विधि के समक्ष समता से तात्पर्य कि विधि के सामने, कानून के सामने प्रत्येक आदमी बराबर है, प्रत्येक आदमी समान है। किसी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो सकती है, परंतु वह विधि के समक्ष समान है। विधि के समक्ष उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, यह कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 40। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुच्छेद हम देखते हैं। आपको अनुच्छेद वाइज चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या बात करता है? अनुच्छेद 15 बात करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या? धर्म, आप लिख लीजिए, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निषेध, भेदभाव की मनाही करता है। ऐसे आप याद रखें कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, इस आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, जाति, उसकी व्यक्ति की कोई भी जाति हो सकती है, जाति के आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर भी कि वो कहाँ पे जन्म लिया है, राजस्थान में जन्म लिया है, दिल्ली में लिया है, या नॉर्थ ईस्ट में लिया है, साउथ में जन्म लिया है, इस आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद हैं। SC, ST, महिला और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इनके लिए राज्य कोई विशेष शर्तें लागू कर सकता है, कोई आरक्षण दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग हैं, SC, ST, महिला और बच्चे, इन्हें समाज में पिछड़े माना जाता है, समाज में हाशिए पर माना जाता है। इन्हें सब अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें जो एक बात जो लेटेस्ट है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 103वें, कौन सा? 103वें संविधान संशोधन द्वारा EBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया गया। किसमें? शैक्षणिक संस्थाओं में। कितना दिया गया? 10%। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन सा? संविधान संशोधन 103, ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाएगा, गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई आपको? आर्टिकल 14 में दो बातें, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिकी अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या बात करता है कि किसी भी इंसान के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी जन्म स्थान का हो सकता है और किसी भी मूल वंश का हो सकता है, रेस का हो सकता है। इस आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर इसमें एक अपवाद है, जिसमें SC, ST, महिला और बच्चों के लिए राज्य अलग से व्यवस्था कर सकता है। और इसी के अंतर्गत 103वें संविधान संशोधन में EBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 तक बात खत्म। ठीक है, आर्टिकल 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या बात करता है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण, लोक नियोजन में आरक्षण। सरकारी नियोजन में अवसर की संख्या।
सेम बातें कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नियोजन या सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। पर इसमें भी अपवाद है। क्या? पिछड़े वर्ग और क्या? पिछड़े वर्ग और अगर कोई राज्य चाहे तो वह निवास स्थान या विशेष योग्यता, योग्यता की बाध्यता आरोपित कर सकता है। जैसे निवास स्थान की अगर कोई भी स्टेट है जैसे यूपी है, वो ये बाध्यता कर सकता है कि इतना रिजर्वेशन यूपी के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए होगा। दूसरा, विशेष योग्यता कि इस योग्यता के लिए ये डिग्री आपको आवश्यक है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए अगर आप डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको एमबीबीएस की डिग्री आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि बीए और पहुंच गए कि सभी को सरकारी नौकरी में समानता में बीए की डिग्री दो डॉक्टर की, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। वही फिर से वही 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सरकारी नौकरियों में आरक्षण। क्या? सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना? बोलो, अभी बताया था। 10% मान लूं? मान नहीं लेना, कंफर्म है। ठीक है, 10%। यहां तक बातें समझ आई सबको? ठीक है, अभी नेक्स्ट अनुच्छेद की हम बात करेंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, चीजें आपको याद हो रही हैं? ठीक है, अनुच्छेद 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना, किसी भी एससी के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहना, उन्हें किसी भी तरीके से दोयम दर्जे पर रखना अनटचेबिलिटी है। किसी को किसी मंदिर मस्जिद पे जाने के लिए मना करना, किसी चीज को छूने के लिए मना करना अनटचेबिलिटी है। तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। ठीक है, ये बात सीधी याद रखनी है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत। ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 बात करता है। ठीक है, अब कहने मत लग जाना पद्मश्री, परमवीर चक्र ये उपाधियां नहीं है, ये पुरस्कार हैं और व्यक्ति इन्हें अपने नाम के सामने क्या मतलब नाम के सामने यूज नहीं कर सकता। और एक केस याद रखना, बालाजी राघवन केस। बालाजी पूछ लिया जाएगा, बालाजी राघवन केस किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई। अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले समानता का अधिकार देखा। समानता के अधिकार में हमने सबसे पहले बात की अनुच्छेद 14 की, कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो बातें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 16 कि सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। फिर 17 देखा अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 18 देखा उपाधियों का अंत। ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये अनुच्छेद ऐसे कैसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा देखते हैं हम? नेक्स्ट अनुच्छेद, नेक्स्ट चलो दूसरा, एक हमारा कंप्लीट। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक? अनुच्छेद
19 से 22, ठीक है। और समानता का अधिकार कहां से कहां तक था? 14 से 18, 18 से आगे जो शुरू हुआ है वो 19 से 22 तक कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अभी सबसे पहले जो हम इसमें बात करते हैं वो किसकी करते हैं? अनुच्छेद 19 की, ठीक है। अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, परंतु अभी आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन में 19F को अबोलिश नहीं, यहां से हटा के 300 ए में डाल दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। तो अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? एक एक करके याद रखनी है, 6 की 6 आपको। अभी देखते हैं कौन कौन सी है। समझ में तो आ रहा है? अवसाद तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अवसाद बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, चीजें आपको याद हो जाएगी, मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, ठीक है। अभी पढ़ो। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहले विचार और अभिव्यक्ति की। एक, विचार और अभिव्यक्ति। सबसे पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इंसान बोले तो सही, पहले विचार और अभिव्यक्ति। उसके बाद जब इंसान बोल लिया, उसके बाद क्या करेगा? बोलने के बाद कोई सभा करेगा, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कैसा? सशस्त्र रहित, हथियार नहीं होने चाहिए, पता लगा हथियार लगा के बैठे हैं, है ना। सशस्त्र रहित, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? पहले विचार अभिव्यक्त किया, उसके बाद सभा या सम्मेलन बनाया, उसके बाद सी में सभा या सम्मेलन किया, तो उसके बाद क्या करेगा? संघ बनाएगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या सहकारी समिति। ये सहकारी समिति वाली बात बाद में जोड़ी गई, कब? 97वें संविधान संशोधन, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई? उसके बाद तुम सबसे पहले बोल लिया, उसके बाद बोलने के बाद एक सम्मेलन कर लिया, उसके बाद एक संगठन बना लिया। अब आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन, आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बोला इंसान, उसके बाद उन्होंने बोलने के बाद कोई सभा सम्मेलन बनाया, उसके बाद सभा सम्मेलन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक संगठन बना लेते हैं, सहकारी समिति बना लेते हैं। एक संगठन बनाया, सहकारी समिति बने, उसके बाद संगठन बनाया तो उसका प्रचार भी करना है, तो उसके लिए आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद अब इसके बाद क्या है कि निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आई? निवास की, कहीं भी बस जाने की। और उसके बाद जो लास्ट वाली है वो है व्यापार करने, जीविकोपार्जन। देखो 6 की 6 है, आपको याद रखनी है। अब एक बात बताओ, ए बी सी, सॉरी, डी,
ए बी सी डी ई एफ जी, एफ क्यों नहीं है? अभी आपको बताया था कि 19 ए एफ संपत्ति का जो अधिकार था वो कानूनी अधिकार हो गया। एक एक चीज याद रखना, विचार एवं अभिव्यक्ति, क्या सबसे पहला आदमी विचार और विचार अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। उसके बाद विचार बोले तो कोई लोग जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, वैसे याद रखो, सभा या सम्मेलन बनेगा। सभा या सम्मेलन करने के बाद इंसान क्या करता है? संगठन बनाएगा, या कोई ना कोई संगठन बनाएगा। संगठन बना के इसके प्रचार के लिए पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है। अगर वो पूरे देश में घूम लिया है तो कहीं जो उसको जगह अच्छी लगी वहां बस जाएगा, वो बसने की स्वतंत्रता है। और जब बस गया तो कोई काम धंधा भी करना पड़ेगा, तो काम धंधे करने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है, सारी बातें समझ में आई, ठीक है। अनुच्छेद 19 में कोई समस्या कैसी भी, ठीक है। अभी देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बात करता है? अनुच्छेद 20 बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या? दोष सिद्धि के, दोषी पाए जाने पर, दोषी, ऐसे आप साधारण भाषा में याद रखो, है ना, दोषी पाए जाने पर संरक्षण, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? क्या अनुच्छेद 20 क्या बात करता है? दोषी पाए जाने पर संरक्षण, ठीक है। इसमें आपको दो तीन बात याद रखनी है। एक तो अगर मैंने आज कोई अपराध किया है तो आज जो कानून है उसी के अनुसार मुझे सजा दी जाएगी। ऐसे नहीं कि आज मैंने अपराध किया, मेरे लिए कोई नया कानून तैयार किया कि इन्होंने कानून अपराध किया तो इनके लिए कोई ज्यादा सजा दी जाए। जो मैंने आज अगर कोई अपराध किया है उसी के अनुसार मुझे सजा दी जाएगी। दूसरा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक सजा, कितनी? एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है। और तीसरी बात, स्वयं के आत्म अभिशंसन नहीं। क्या? आत्म अभिशंसन नहीं, आत्म आत्म अभिशंसन नहीं, एक अपराध के लिए सजा, दोहरे दंड की मनाही, ठीक है। दूसरा, दूसरी दूसरी हमने क्या बात की थी कि एक अपराध के लिए एक दंड, एक अपराध है तो एक सजा। एक, जिस समय अपराध हुआ है उस समय के कानून के अनुसार से, हम चीजों को कलश नहीं रखेंगे, है ना, हम चीजों को आसान भाषा में समझेंगे जिससे हमारे चीजें समझ आ जाए। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य और गवाही देने से मनाही। आत्माभिशंसन नहीं का मतलब है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाए। अनुच्छेद 20 में क्या, अगर आप दोषी पाए जाते हो तो आपको तीन बातों का संरक्षण है। क्या? एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून है उसके अनुसार आपको सजा मिलेगी। ऐसे नहीं कि अभी जो अपराध किया उसके बाद कोई कानून बनाया किसके, इसके अनुसार आपको सजा मिलेगी, नहीं, ऐसी बात नहीं। तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। तीन बात आपके समझ आ गई होगी, ठीक है। अनुच्छेद 20। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत वास्ट अधिकार है, इसमें हम बहुत सी बातों को शामिल करते हैं, पर जो आपको इंपोर्टेंट बातें याद रखनी है वो आप याद रख सकते हैं ना। निजता का अधिकार इसमें शामिल है क्या? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भुट्टा स्वामी केस, ठीक है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, क्या? पासपोर्ट रखने का अधिकार, यहां तक की बातें आपको याद है। दूसरी बात, निद्रा का अधिकार, नींद लेने का अधिकार। अभी सुबह घर वाले आपको उठा दें तो कोर्ट मत पहुंच जाना कि निद्रा का अधिकार है, वरना अलग तरीके का ही न्याय दे दिया जाएगा आपको, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसमें इतनी सारी बातें, उसमें बहुत सारी बातें हैं, पर आप बेसिक बातें ये याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21A बाद में जोड़ा गया, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्या क्या बातें इसमें कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। यहां तक की बातें याद। गर्मी पड़ रही है ना पूरी, तो गर्मी में खान पान का और ध्यान रखें, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए पानी वगैरह पीते रहें, जूस वगैरह पीते रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ठीक से अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ठीक है, छोड़िए, अब आइए यहाँ पे कि अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या बात कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 22। इसमें क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या? में संरक्षण, क्या क्या संरक्षण होगा? सबसे पहला तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो अपराध के संदर्भ में अनुच्छेद 20 में जो बातें बताई गई थी वो याद रखनी है। अगर अपराध हो गया है तो गिरफ्तारी के संबंध में क्या क्या करना है? सबसे पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। कारण बताने के बाद, पहली बात, व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो, कारण बताओ। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, आप उसे 24 घंटे में कोर्ट में पेश करो, जिसमें यात्रा और अवकाश का समय शामिल, यात्रा और अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। आप उसे 24 घंटे के अंदर पेश कर सकते हो। तीसरी बात क्या याद रखनी है? तीसरी बात याद रखनी है कि व्यक्ति अपने मन माने मन चाहे वकील से परामर्श ले सकता है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तीन बात, दोष हो गया है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी, अगर गिरफ्तार कर रहे हो तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरी बात, कारण बताने के पश्चात गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के सामने, 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट के सामने पेश करना होगा। कोर्ट के सामने पेश करने में अवकाश और यात्रा का समय शामिल नहीं है, यह बात आप याद रखें। तीसरी बात, अगर पेश कर दिया है तो उसे अपने मनचाहे वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। यहां तक की बातें समझ में आई? क्या तीन बातें थी? गिरफ्तारी का कारण,
गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, 24 आवर्स में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा क्या। और तीसरी बात क्या है, मन चाहे वकील से परामर्श कर सकता है। परामर्श, यहां तक की बातें आई समझ में, कोई समस्या। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में हमने क्या क्या बातें देखी थी, 19 अनुच्छेद 19 में देखा था हमने 6 टाइप की स्वतंत्रता देखी थी। 20 में हमने देखा था दोष सिद्धि का, अगर दोष हो गया है तो क्या क्या बातें होती है। फिर इसके बाद 21 में हमने देखा था क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21A में हमने देखा था, 21A कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और क्या देखा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद 22 में देखा दोष हो गया, गिरफ्तारी करनी है, गिरफ्तारी करने के लिए जो 3 बातें थी, गिरफ्तारी का कारण बताने अनिवार्य है, 24 घंटे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करो और मनचाहे वकील से परामर्श लो। ठीक है, इतनी बातें याद है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा, कितने हुए, 2। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 से, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। आपको याद नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, 1-2 बार वीडियो को फिर से देख लेना, तेज स्पीड पे देख लेना, चीजें आपको याद हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा कूल रह के देखो करना है। अभी देखते हैं अनुच्छेद, हाँ ये पक्का है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में 3 शब्द बताए गए हैं बेसिकली। ठीक, बालाश्रम, दुर्व्यवहार, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी से संरक्षण, बंधुआ मजदूरी से संरक्षण। ठीक है, दुर्व्यवहार मतलब समझते हैं, दुर्व्यवहार व्यक्ति को वस्तु की तरह खरीदना बेचना किसी भी रीजन से, वो वेश्यावृत्ति के लिए हो सकता है या किसी और रीजन के लिए हो सकता है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, बिना वेतन के कार्य करवाना, कि आपने किसी को अपने यहाँ रख लिया, आप उसके पैसे नहीं दे रहे और उनसे कार्य ले रहे हो जबरदस्ती, वो बंधुआ मजदूरी है। ठीक है, बालाश्रम में 2 बातें, क्या, या तो जितनी उसकी वेजेस है, जितनी उसकी पारिश्रमिक है, आप उसको वो पारिश्रमिक नहीं दे रहे हो या उससे कम दे रहे हो, ये बालाश्रम। इन 3 चीजों का निषेध करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 क्या बात करता है, 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में नियोजन पर नहीं लगाया जा सकता, मतलब बाल श्रम से निषेध, क्या, बाल श्रम से निषेध, बाल श्रम का निषेध, चाइल्ड लेबर का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, ये बात आपको याद रखनी है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, बालाश्रम, दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी से संरक्षण। 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों में नियोजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाल श्रम निषेध, यहां तक की बातें आई सबके समझ में। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद कितना 25 से 28, यहां तक की बात समझ में आई। अनुच्छेद 25 से 28 कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसे धार्मिक स्वतंत्रता होगी। वो अपने धार्मिक मामलों को प्रबंध कर सकता है, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकता है, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, अपनी जो पूजा पद्धति है, भगवान को मानने का तरीका है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, उस अनुरूप आचरण कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है कि मैं, मेरा धर्म है, उसको मैं अपने अनुरूप मानूं, उसके अनुसार आचरण करूं। जैसे मेरा धर्म हिंदू है, मैं उस धर्म को मानूं, उसके अनुसार आचरण करूं, कि व्रत रखूं, मंदिर जाऊं और धर्म का प्रचार करूं। ठीक है, ये सब चीजें अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण और प्रचार अंत्य करने की जरूरत। यहां तक बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक जो समूह है, समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, उसे अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। मतलब वह अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंधित कर सकता है, अपने धार्मिक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा आदि बना सकता है, कोई धार्मिक संस्था बना सकता है, उसकी अभिवृद्धि के लिए टैक्स इकट्ठा कर सकता है, कर लगा सकता है। ये सारी चीजें धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता के अंदर शामिल की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अंदर ये बातें की गई है कि राज्य या स्टेट कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे किसी एक धर्म को बढ़ावा मिले और दूसरे धर्म की क्षति होती हो। क्या? राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे किसी एक धर्म को बढ़ावा मिले और दूसरे धर्म की क्षति होती हो। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि धार्मिक समुदायों में ना की वृद्धि हेतु कर से छूट। क्या समझने वाली बात समझ में आ गई कि राज्य किसी एक धर्म की विशेष अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगाएगा, या तो लगाएगा तो सारे धर्मों के लिए विशेष रूप से सभी धर्मों को संरक्षण देगा, तभी तो हम पंथ निरपेक्ष होंगे, तभी तो हम सेक्युलर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये बात कर रहा है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में, क्या सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। या किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अभी आपको याद हुई अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार और अंत्य करने की स्वतंत्रता की छूट देता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 धार्मिक समुदायों की वृद्धि हेतु कर से छूट। ठीक है, और 28 बात करता है सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
नहीं दी जाएगी। यहां तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम बातों को क्लिष्ट नहीं, हम बातों को आसान भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, कौन सा? शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है। अभी दोनों अनुच्छेदों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 29 क्या बात करता है? अनुच्छेद 29 बात करता है कि प्रत्येक वर्ग जिसकी भाषा है, लिपि है और संस्कृति है, उसके संरक्षण का उसको अधिकार होगा। कोई भी वर्ग हो सकता है, उसकी जो स्पेशल भाषा हो, उसकी लिपि हो या उसकी कोई विशेष संस्कृति हो, उसका उसे संरक्षण का अधिकार है। देखते हैं, प्रत्येक वर्ग जिसकी भाषा हो, लिपि या संस्कृति है, उसे उसी का संरक्षण का अधिकार है। क्या? संरक्षण का अधिकार। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 30 में कोई भी अल्पसंख्यक हो, यह भाषाई भी हो सकता है और धार्मिक अल्पसंख्यक भी हो सकता है। या तो भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक हो कम्युनिटी, या धार्मिक आधार पर वो कम्युनिटी अल्पसंख्यक हो, उनको भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों को मनोनुकूल, मन के अनुकूल शिक्षण संस्था के स्थापना का अधिकार। क्या? शिक्षण संस्था के स्थापना का अधिकार है, ठीक है। एक बात आप याद रखेंगे कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने अनुकूल शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है, और अगर सरकार इनकी शिक्षण संस्था का अधिग्रहण करती है, एक्विजिशन करती है, तो उन्हें बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। ये बात आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। 5 हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार है वो हम पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर ये अनुच्छेद ना हो, ये मौलिक अधिकार ना हो, तो सब मौलिक अधिकार एक तरीके से किताब में लिखे हुए एक अक्षर हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस मौलिक अधिकार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, याचिका अपनी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। फैक्ट है, आपको याद रखना है, संविधान की आत्मा। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने? 5 प्रकार की रिट। आपको 5 प्रकार की रिट हैं, उनके नाम याद रखने हैं, पूछ लिए जाएंगे, गलत नहीं करना है। सबसे पहली जो रिट है, पहली बात ये देख, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, और इन 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहली कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण
मतलब इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, कई बार हिंदी वर्ड ना देके इंग्लिश वर्ड दिया जाता है सीधा। कौन सी? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है। दूसरी इसके बाद जो आपको याद रखनी है वो रखनी है परमादेश। परमादेश क्या? मैंडेमस। कौन सी? मैंडेमस। ठीक है। जो तीसरी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। क्या? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। ठीक है। जो चौथी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसे बोलते हैं उत्प्रेषण, सर्ट्योरी। ठीक है। जो पांचवी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। क्या? को वारंटो। क्या? अधिकार परीक्षा। को वारंटो। तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, दूसरी परमादेश, मैंडेमस, तीसरी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, चौथी उत्प्रेषण, सर्टियोरी, और पांचवी अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ये आपको रिट याद रखनी है। ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यहां तक की बात क्लियर है? एक एक बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 33। अब सीधी याद करने वाली बातें हैं। आप अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 33 हमारे संविधान में कानून व्यवस्था, ठीक है, आसूचना, इंटेलिजेंस, सशस्त्र बल, क्या? कानून व्यवस्था, आसूचना, सशस्त्र बल और दूरसंचार, इनके अधिकार राज्य तय करेगा। कौन? राज्य तय करेगा। क्या? अधिकार। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? क्यों? अगर आसूचना वाले, सशस्त्र बल, दूरसंचार वाले लोग भी आपकी तरह अधिकार मांगने लग जाएं, आप स्वतंत्रता का, कुछ भी बोलने का, तो बहुत सारी जो संवेदनशील सूचना है उसके लीक होने की संभावना होती है और कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है। इसलिए अनुच्छेद 33 ये प्रावधान करता है कि कानून व्यवस्था, आसूचना, सशस्त्र बल और दूरसंचार के जो अधिकार हैं वो राज्य तय करेगा। यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या? एकदम ठीक है। देखिए एक बार इसको। उसके बाद 34, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या बातें हैं कि जहां पर सैनिक कानून लागू, मार्शल लॉ, सैनिक कानून लागू हो, वहां फंडामेंटल राइट्स को में कटौती भी की जा सकती है और समाप्त भी किया जा सकता है। क्या? जहां पे सैनिक कानून लागू हो वहां फंडामेंटल राइट्स में कटौती या समाप्त भी किए जा सकते हैं। ठीक है। 34 समझ में आया। और अनुच्छेद लास्ट वन इज अनुच्छेद 35। 35 में क्या बात है? 35 में 35 पहले एक बार 33, कानून व्यवस्था, आसूचना, सशस्त्र बल और दूरसंचार के जो अधिकार हैं वो कौन तय करेगा? राज्य। ठीक है। उसके बाद 34 में सैनिक कानून लागू होगा, जिस स्थान पर सैनिक कानून लागू होगा, मार्शल लॉ लागू होगा, वह फंडामेंटल राइट में कटौती की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार, 35 में मूल अधिकारों के बारे में
में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को। सिर्फ संसद को है। किसको? मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसे? सिर्फ संसद को है। ये खत्म हुआ आपके मूल अधिकार। सारी बातें आपने एक एक करके देखी। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, मूल अधिकार थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हमने एक ही क्लास में सबको कवर करने का प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें। अभी हम एक बार देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, फटाफट देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, रिवीजन करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? क्योंकि न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है, इनका स्थान संविधान में लिखित है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट बात हमने देखी मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि की। 1215 में ब्रिटेन में सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए। उसके बाद फ्रांस और अमेरिका ने भी अपनी जनता को मौलिक अधिकार दिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की मांग की गई और 1930 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। उसके बाद क्या बातें? उसके बाद मूल अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, न्यायोचित है और विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मूल अधिकार मूल रूप से कितने थे? 7। अभी कितने? 6। एक कहां गया? एक 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। नेक्स्ट बातें, मूल अधिकार कितने? 6। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यहां तक की बातें हमें देखी। ठीक है, उसके बाद समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। 12 और 13 में 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में मूल अधिकारों की असंगत विधियां शून्य होंगी, ये बात। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, परंतु एक अपवाद है, SC, ST, महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है। और एक बात, अनुच्छेद एक संविधान संशोधन 103 वाली बात याद रखनी है आपको। उसके बाद अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन में अवसर की समता, कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें अपवाद है, पिछड़े वर्ग और निवास और विशेष योग्यता की शर्त राज्य आरोपित कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में सीधा आपको याद रखना है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अनुच्छेद 18 बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 तक। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में बताई गई है। विचार अभिव्यक्ति की, पहले आदमी विचार करेगा, फिर सभा सम्मेलन करेगा, उसके बाद कोई संघ या संगठन बनाएगा, उसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता, उसके बाद आवागमन करेगा, उसे कोई जगह अच्छी लगेगी वहां बस जाएगा और बसने के बाद कोई रोजगार करेगा, ये बात 19 में थी। उसके बाद अनुच्छेद 20 में अगर कोई व्यक्ति को दोषी ठहराया गया तो उसके संबंध में कुछ संरक्षण है। ठीक है, एक अपराध है तो एक बार सजा दी जाएगी, जिस समय अपराध हुआ है उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। और तीसरी बात, आत्म स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या बात, अनुच्छेद 21 देखा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें निजता का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, निद्रा का अधिकार शामिल है। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 21(a), 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा। क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी, दोष सिद्ध हो गई तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटों के अंदर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा और अवकाश का समय शामिल नहीं है, और मनचाहे व्यक्ति से परामर्श, मनचाहे वकील से परामर्श ले सकता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 याद रहे, जैसे बोल रहा हूं उसी प्रकार से। अनुच्छेद 23, बालाश्रम, दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी से संरक्षण, मतलब आपको बता दिया गया था। अनुच्छेद 24, 6 से 14 वर्ष के बच्चों में बाल श्रम निषेध, ये बात याद रखनी है आप। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, कितना? 25 से 28। 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और अंत्यकरण की स्वतंत्रता शामिल है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता,
ठीक है। और 27 में धार्मिक समुदायों की वृद्धि हेतु कर से छूट। 28 में क्या बात, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार 29 और 30। 29 जो एक प्रत्येक वर्ग जिसकी कोई भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे संरक्षण का अधिकार है। उसके बाद जो हमने बात देखी 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मनोनुकूल शिक्षा संस्था के स्थापना का अधिकार है। अल्पसंख्यक भाषाई हो या धार्मिक हो, वो अपने अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है। एक बात और याद रखें नोट लगा के, कि जो अल्पसंख्यक शब्द है, अल्पसंख्यक शब्द है, वो अनुच्छेद कौन से में, 30 में है। ऑप्शन आएगा अल्पसंख्यक शब्द किस में लिखा हुआ है, 26, 27, 28, 29, 30, जो भी आपको करना है 30, 29 में नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सर्टियोरी और अधिकार पर्चा, को वारंटो। उसके बाद अनुच्छेद 33 में कानून व्यवस्था, आसूचना, सशस्त्र बल और दूर संचार के व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो राज्य तय करेगा, ठीक है। उसके बाद 34 सैनिक कानून जहां पर लागू होगा, मार्शल कानून जहां लागू होगा, वहां फंडामेंटल राइट्स में कटौती भी की जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त भी किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 35 जो मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल संसद को है। सिर्फ किसको है, संसद को है। आपका मूल अधिकार समाप्त। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, पर आपको सारी चीजें, उम्मीद है करता हूं सारी चीजें आपको याद हुई होंगी। चीजें एक बार फिर से वीडियो को देखोगे, आपको सारी चीजें याद हुई होगी। धन्यवाद।